तैरते पत्थरों की कहानी, जीवन के संघर्षों में न हार मानने की प्रेरक कथा। एक मजेदार कहानी। यह कहानी अकबर और बीरबल के दरबार से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में है, जो न केवल एक दिलचस्प प्रसंग है, बल्कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए कभी हार न मानने की प्रेरणा भी देती है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका उत्तर देने में तुम्हें कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपनी पूरी समझ और ज्ञान से इसका उत्तर दो। अकबर ने कहा, अगर कोई पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैरने लगे तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या पत्थर भी पानी में तैर सकता है? यह सवाल सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। वे जानते थे कि पत्थर कभी पानी में तैर नहीं सकता। इस सवाल का कोई साधारण उत्तर देना मुश्किल था। सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे थोड़ी देर का समय दें तो मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ, हम सब तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, तुम सभी ने यह सवाल सुना है, लेकिन इस सवाल को समझने का तरीका थोड़ा अलग है। इस सवाल का उत्तर केवल एक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों और कभी हार न मानने की मानसिकता से जुड़ा है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस सवाल का सही उत्तर देगी। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास संपत्ति और कोई बड़ा कारोबार नहीं था। हालांकि उसके पास मेहनत करने की ताकत और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था, जिसमें सभी लोग एकजुट हुए थे। उस उत्सव में बहुत सारी गतिविधियां हो रही थीं और एक बड़ा मेले जैसा माहौल था। उसी उत्सव के दौरान एक विद्वान व्यक्ति आया और उसने गांव के लोगों से कुछ खास सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने सभी को यह सवाल पूछा कि क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि तैरते पत्थर का कारण क्या हो सकता है? यह सवाल सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि पत्थर तो पानी में तैर नहीं सकता था। वे सब सोचने लगे कि आखिर इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम सभी सोच रहे होगे कि तैरते पत्थर का क्या कारण हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर जीवन के संघर्षों में छिपा है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और कभी हार न माने, तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हम अपना रास्ता बना सकते हैं। उस समय गांव का वह आदमी भी वहां मौजूद था, जो मेहनत और संघर्ष के बल पर अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने यह बात सुनी और वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर पत्थर पानी में तैर नहीं सकता, तो क्या मैं भी जीवन के संघर्षों में हार मान लूंगा? अगले कुछ महीनों में उस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। उसने अपनी सारी ताकत और समय अपने काम में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने में सफल हो गया। उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने सपनों को साकार किया। अब वह व्यक्ति अपने आप को तैरते पत्थर जैसा महसूस करने लगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर अपनी स्थिति को बदल लिया था। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी का मतलब यह है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है और मुश्किलों का सामना करना है, तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसी काम में लगे रहते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। अगर हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, बीरबल, तुमने जो कहानी सुनाई वह न केवल प्रेरक है बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच रखने की भी महत्ता को बताती है। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि हम इस सोच को किस तरह अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सोच अपने जीवन में लाने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। सबसे पहले हमें कभी अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारी मानसिकता और संघर्ष की भावना ही हमें उन्हें पार करने की ताकत देती है। दूसरा, हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी हार मानने की बजाय हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हर मुश्किल में एक अवसर है तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। मैं अब यह समझ गया हूँ कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यही जीवन की असली शिक्षा है। जब तक हम अपना प्रयास जारी रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हैं, तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों को तैरते पत्थर के रूप में देखा जा सकता है। हमें अपने संघर्षों से डरने के बजाय उन्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से पार करना चाहिए। हर कठिनाई एक नई सीख और अवसर लेकर आती है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह बातचीत उनके दरबारियों और अधिकारियों के लिए एक नई दिशा बन गई। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे मन से स्वीकार किया और सोचा कि अगर वह खुद भी अपने जीवन में इस सोच को अपनाएंगे तो न केवल उनके शासन में सुधार होगा बल्कि पूरे साम्राज्य में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। अकबर ने उस दिन के बाद से अपने राजकीय कामकाज में और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक सोच और मेहनत को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबार में दरबारियों को भी यह सिखाने का फैसला किया कि हर समस्या का हल केवल संघर्ष और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही निकल सकता है। वहीं बीरबल ने भी अकबर को हमेशा एक प्रेरक मार्गदर्शक की भूमिका में रहने का सुझाव दिया। उन्होंने अकबर से कहा कि महाराज, अगर आप अपने राज्य के लोगों को यह सिखा सकें कि वे अपने जीवन में कभी हार न माने तो आपका राज्य समृद्ध होगा। जब लोग आत्मविश्वास से भरे होंगे तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि सामूहिक रूप से पूरे साम्राज्य का भला करेंगे। अकबर ने बीरबल के शब्दों को ध्यान से सुना और इसके बाद उसने अपने सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में अकबर ने अपनी नीतियों के बारे में कुछ नए विचार साझा किए, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच आत्मविश्वास और मेहनत की भावना को बढ़ाना था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हम हर एक नागरिक को यह महसूस कराएं कि अगर वे खुद पर विश्वास रखते हैं और कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, तो वे किसी भी स्थिति में सफलता पा सकते हैं। बीरबल के उपदेशों से प्रेरित होकर अकबर ने अपने राज्य में कई सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। साथ ही उन्होंने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया ताकि लोग अपनी सोच और क्षमता को निखार सकें।
अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर नागरिक को यह एहसास हो कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, बशर्ते वे मेहनत करें और कभी हार न मानें। राज्य में इस सकारात्मक सोच और नई नीतियों के कारण परिवर्तन आना शुरू हो गया। लोग पहले से अधिक मेहनती और आत्मविश्वासी होने लगे। उनके बीच सहयोग की भावना बढ़ी और उन्होंने मिलकर राज्य की समृद्धि के लिए काम किया। किसानों ने बेहतर खेती की, व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार देने में सफल हुए और शिक्षित युवाओं ने समाज में नए विचार और नवीनता लाई। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों ने न केवल मुझे बल्कि हमारे राज्य के लोगों को भी एक नई दिशा दी है। तुमने हमें यह सिखाया कि हमें किसी भी चुनौती से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई है और यह सब तुम्हारी प्रेरणा और मार्गदर्शन के कारण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का परिणाम है। आपने खुद इस सोच को अपनाया और उसे अपने राज्य में लागू किया। यही कारण है कि यह बदलाव हुआ। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष क्षमता होती है और जब वह अपनी पूरी ताकत से काम करता है तो कोई भी कठिनाई उसे परास्त नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूं कि यह सिर्फ मेरे राज्य में ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हमेशा अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। बीरबल ने कहा, महाराज, यही जीवन का असली संदेश है। जब तक हम मेहनत करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल उनके जीवन का हिस्सा बनी बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई चेतना का जन्म हुआ। लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार न मानने की प्रेरणा पाने लगे। वे यह समझ गए थे कि अगर वे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो वे किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तैरते हुए पत्थर की तरह अपनी जगह बना सकते हैं। अगली कहानी बीरबल की वह जादुई राह जो अकबर को संकटों से बाहर निकाल लाई। एक दिन अकबर के दरबार में जब सभी मंत्री और दरबारी जमा हुए थे, अकबर ने बीरबल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। यह सवाल अकबर के दिल और दिमाग को बहुत परेशान कर रहा था और वह चाहता था कि बीरबल इसका उत्तर दे ताकि वह खुद को और अपने साम्राज्य को एक कठिन संकट से बाहर निकाल सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जो मुझे और मेरे साम्राज्य को हमेशा सफलता और समृद्धि की दिशा में ले जाए। क्या तुम मुझे ऐसा कोई उपाय बता सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, यह एक बहुत ही गहरे सवाल है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह उदाहरण क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी आपको उस जादुई रास्ते का एहसास दिलाएगी जो हम सभी को सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। फिर बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह किसी भी कठिनाई का सामना करने से नहीं डरता था। गांव वाले अक्सर उसे उसकी निडरता और साहस के लिए पसंद करते थे, लेकिन उसका जीवन किसी न किसी समस्या से घिरा रहता था। एक दिन रामू को अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक बूढ़े साधु से मिलने का विचार आया। यह साधु पूरे गांव में प्रसिद्ध था और उसकी ज्ञान और समझदारी के बारे में कहानियां सुनी जाती थीं। रामू ने सोचा, अगर मैं इस साधु से कुछ सीख सकूं तो शायद मेरी समस्याएं हल हो सकती हैं।
रामू साधु के पास गया और उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने उसे सुनकर कहा, रामू, तुम्हारी समस्याओं का हल बहुत साधारण है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। इस रास्ते पर चलकर तुम अपने सभी संकटों से बाहर निकल सकते हो। रामू ने उत्सुकता से पूछा, वह रास्ता क्या है बाबा? साधु ने उसे बताया, तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए एक बड़ी पहाड़ी पार करनी होगी। उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत स्थान है, जहां तुम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में तुम्हें बहुत कठिनाइयां आएंगी। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधु से मार्गदर्शन लिया और अपनी यात्रा शुरू की। वह पहाड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया, उसे पहले ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में पत्थर बिखरे हुए थे और चढ़ाई बहुत कठिन थी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे और संजीदगी से रास्ते पर चलता रहा। साथी की मदद और चुनौतियां। रास्ते में रामू को कई अजनबी लोग मिले, जिन्होंने उसे चुनौती दी। कुछ ने कहा कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है और वे उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन रामू ने किसी की बातों को नकारते हुए अपना मार्ग जारी रखा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है, तो उसे इस रास्ते को पूरा करना होगा। कुछ समय बाद रामू पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गया। वहां एक सुंदर और शांत स्थान था, जहां एक बड़ी सी झील थी। झील के किनारे पर एक विशाल और शक्तिशाली पेड़ खड़ा था। पेड़ के पास एक गुफा थी, जिसमें एक संत बैठा हुआ था। रामू ने संत से पूछा, क्या यहाँ मेरे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस स्थान तक पहुँचने के लिए जो कठिनाई का सामना किया है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। तुमने रास्ते में जो चुनौतियां झेली, वही तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ हैं। रामू को संत का यह उत्तर समझ में नहीं आया, तो संत ने उसे और स्पष्ट रूप से बताया, जब तुम जीवन में कोई चुनौती का सामना करते हो, तो तुम केवल उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें उस चुनौती से कुछ सीखना होता है, और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जवाब होता है। सार्थकता की समझ। रामू ने संत की बातों को समझा और उसके बाद वह वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपनी समस्याओं का हल पाया और अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था। उसने जो कठिनाइयां झेली थीं, वे अब उसे मजबूत बनाती थीं। वह जान चुका था कि हर समस्या केवल एक अवसर होती है और उसे अपने जीवन में हर चुनौती से कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। कहानी का शिक्षा। बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा, महाराज, जैसा कि रामू ने पहाड़ी चढ़ने और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी समस्याओं का हल पाया, ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हमें अपनी सोच और समझ को विस्तार देना होगा। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कठिनाइयां हमेशा हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह सच है कि जीवन की समस्याएं हमें केवल अस्थायी परेशानियां देती हैं, लेकिन अगर हम उन समस्याओं से कुछ सीखें और अपने दृष्टिकोण को सही रखें, तो हम हर चुनौती से उबर सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सफलता केवल तभी संभव है जब हम अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखें और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह कुछ चिंतित थे और उनके चेहरे पर गहरी सोच के संकेत थे। बीरबल, जो हमेशा अपने राजा के मनोबल को बढ़ाने में माहिर थे, ने अकबर की स्थिति को महसूस किया और धीरे से पूछा, महाराज, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
अकबर ने लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूँ कि क्या किसी के जीवन में कभी ऐसा पल आता है जब वह अपना भविष्य बदल सके। क्या वह किसी ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां वह अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सके। बीरबल ने यह सवाल सुना और समझा कि अकबर को एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। वह थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल बीरबल, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन बहुत मेहनती था। वह अपनी जमीन पर काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि अगर उसके पास और ज्यादा संपत्ति होती तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और बीरबल ने आगे कहा, एक दिन रामू ने सोचा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी सारी जमीन बेच देगा और शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने अपनी जमीन बेच दी, अपने गांव को अलविदा कहा और शहर की ओर रवाना हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू शहर में पहुंचा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि शहर में आकर भी कोई बड़ी सफलता उसे नहीं मिली। शहर में बहुत सारे लोग थे जो भी कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी के पास भी शांति या संतुष्टि नहीं थी। रामू ने महसूस किया कि वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर था। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो फिर रामू ने क्या किया? बीरबल ने फिर से कहा, रामू ने एक दिन एक संत से मुलाकात की। संत ने रामू से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने जवाब दिया, मैंने सोचा था कि शहर में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ भी वही समस्याएं और वही चुनौती मिल रही हैं। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने अपना स्थान बदल लिया, लेकिन तुमने अपने मन की स्थिति नहीं बदली। अकबर को यह बात समझ में आई। वह बीरबल से पूछे, तो फिर रामू ने क्या किया? बीरबल ने कहा, रामू ने संत की बातों को समझा और उसने खुद को बदला। उसने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। उसने अब अपनी मेहनत को और अधिक लगन से किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह अब खुश रहने लगा और उसकी मेहनत का फल भी मिलने लगा। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तो इसका मतलब है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन और सोच को बदलना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल। अगर हम खुद को नहीं बदलते तो हमारे आसपास की दुनिया कभी नहीं बदलेगी। बदलाव सबसे पहले हमारे भीतर होना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में असल बदलाव महसूस कर सकते हैं। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं समझ गया बीरबल। हमारे मन की स्थिति ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जैसे रामू ने अपनी सोच को बदला, वैसे ही हमें भी अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को सही मायनों में समझा और उसने अपने दरबार में यह शिक्षा दी कि जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। तभी बदलाव की शुरुआत होगी और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह बातचीत राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग अब अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगे।
अगली कहानी, बीरबल और अकबर की बुद्धिमानी की कसौटी। जब राजा ने साधारण से दिखने वाली समस्या का हल पाया। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर महान अपने दरबार में अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे प्रतिभाशाली और चतुर मंत्री थे, जो अकबर की नीतियों में मदद करते थे और अपने अनोखे उपायों से कई समस्याओं का समाधान करते थे। अकबर और बीरबल के बीच एक अद्भुत संबंध था, जिसमें बीरबल अकबर को न केवल एक मंत्री के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी मदद करते थे। इस कहानी की शुरुआत एक दिन से होती है, जब अकबर ने अपने दरबार में एक आम समस्या के समाधान के लिए एक चुनौती दी। दरबार में सभी मंत्री और सैनिक इकट्ठे हुए थे और अकबर ने घोषणा की कि वह एक ऐसी समस्या का हल खोजने वाले को पुरस्कार देंगे, जिसे कोई भी नहीं हल कर पाया हो। सभी ने ध्यान से सुना और अजनबी सी स्थिति को महसूस किया। मुझे एक सवाल पूछने का अधिकार है, अकबर ने अपनी आवाज में गंभीरता दिखाई। जो इसे हल कर सके, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी चुपचाप बैठे थे, अकबर की ओर देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण समस्या नहीं हो सकती। अकबर ने सवाल पूछा, राजमहल के आंगन में 2 पत्थर रखे हैं। दोनों पत्थरों के बीच एक गहरी खाई है, जो काफी चौड़ी है और उसमें पानी भरा हुआ है। एक पत्थर को दूसरे तक पहुंचाने का तरीका क्या होगा? यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री और सैनिकों के चेहरे पर उलझन के भाव थे। वे सोच रहे थे कि आखिरकार अकबर का सवाल क्या हो सकता है और वे कैसे इस चुनौती का समाधान करेंगे। बीरबल ने देखा कि सभी लोग असमंजस में थे और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बीरबल ने चुपचाप कदम बढ़ाए और अकबर के पास जाकर कहने लगे, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इस चुनौती का समाधान पेश करूं। अकबर ने बीरबल को संकेत दिया कि वह आगे आए। बीरबल ने सभी को देखा और धीरे धीरे अपनी योजना बताने लगे, महाराज, यह समस्या एक अद्भुत उदाहरण है। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सवाल केवल एक भौतिक समस्या नहीं है, बल्कि एक मानसिक चुनौती है। बीरबल ने बताया, 2 पत्थरों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें केवल एक तरीका है। हम उन पत्थरों को सीधा नहीं ले जा सकते, क्योंकि खाई बहुत चौड़ी है। लेकिन हम इस समस्या का हल एक सरल तरीके से निकाल सकते हैं। हमें उन पत्थरों को एक नई दिशा में सोचने के लिए तैयार करना होगा। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने बीरबल को आगे बढ़ने के लिए कहा। बीरबल ने एक कुशल योजना बनाई और कहा, हम पत्थरों को एक नौका की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों पत्थरों के बीच एक रस्सी लटकाकर उसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और इस रस्सी के सहारे हम दोनों पत्थरों को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से अभिभूत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह समाधान न केवल व्यावहारिक था, बल्कि यह दर्शाता था कि किसी भी समस्या का हल केवल अपने दृष्टिकोण में बदलाव से हो सकता है। बीरबल ने इस साधारण सी समस्या के माध्यम से उन्हें यह सिखाया कि हमें हमेशा बड़े से बड़े प्रश्न का हल छोटे और साधारण तरीकों से भी निकाल सकते हैं। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल ने जिस तरह से इस समस्या का समाधान किया, वह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें समस्याओं को अधिक जटिल बनाने की बजाय सरल तरीके से सोचना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और सभी दरबारियों को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी सोच को सही दिशा में लगाना। अकबर ने कहा, हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है और बीरबल ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। हमें केवल अपनी सोच को नए तरीके से देखना होता है।
इस घटना के बाद दरबारियों और राज्यवासियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि किस तरह से बीरबल ने एक साधारण सी समस्या को इस तरह से हल किया, जिससे सभी को एक नई दिशा और मार्गदर्शन मिला। यह घटना अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई और राज्य के लोग अपने जीवन में भी इसी तरह से समस्याओं का हल खोजने लगे। इसके बाद बीरबल की इस चतुराई से अकबर का विश्वास और भी बढ़ गया। दरबार में इस घटना की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे और अकबर को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। अकबर ने सोचा कि इस घटना के बाद अब वह कुछ और महत्वपूर्ण कामों में बीरबल की सलाह लेंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझदारी और चतुराई आज फिर से साबित हो गई है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे राज्य में एक और बड़ी समस्या का समाधान निकालना है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। कृपया बताइए क्या समस्या है? अकबर ने कहा, हमारे राज्य में कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। वे राज्य की खुशहाली और विकास को पीछे छोड़कर सिर्फ अपनी भलाई का ख्याल रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें और मुझे एक ऐसा समाधान बताएं जिससे राज्य में हर व्यक्ति सही रास्ते पर चल सके। बीरबल ने यह सुना और कुछ देर सोचते रहे। वह जानते थे कि यह समस्या केवल एक बार की नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर के एक गहरे सामाजिक असंतोष का परिणाम है। बीरबल ने इसके समाधान के लिए एक अनोखा तरीका सोचा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से मिलने का समय लिया और उन्हें अपनी योजना बताई। महाराज, अगर हम चाहते हैं कि लोग अपने स्वार्थ से बाहर निकलें और राज्य की भलाई के बारे में सोचें, तो हमें उन्हें एक ठोस उदाहरण देना होगा। बीरबल ने कहा, हम एक बड़ा भोज आयोजित करेंगे जिसमें सभी वर्गों के लोग आमंत्रित होंगे। इस भोज में हम एक विशेष व्यंजन पेश करेंगे जो एक साथ सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का काम करेगा। अकबर ने उनकी योजना पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह एक अद्भुत विचार है। मैं इस भोज के आयोजन के लिए सभी तैयारियां करता हूं। भोज का आयोजन हुआ और राज्य के सभी वर्गों के लोग आए। बीरबल ने भोज के दौरान एक खास डिश पेश की जिसे सभी को साथ में खाना था। उस डिश में कई अलग अलग स्वाद और सामग्री थी जो एक साथ मिलकर ही पूरी बनती थी। जब सभी ने यह डिश खाई तो बीरबल ने सबको समझाया, देखिए, यह डिश जैसे विभिन्न स्वादों से बनी है, वैसे ही हमारा राज्य भी विभिन्न लोगों से बना है। अगर हम अपनी अलग अलग इच्छाओं और स्वार्थों में बंटे रहेंगे तो हम एकता नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम राज्य के विकास और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह संदेश सबको गहरे तक छू गया। राज्य के लोग अब यह समझने लगे कि अगर वे अपने स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर काम करेंगे तो राज्य में खुशहाली और समृद्धि आएगी। इस भोज और बीरबल के संदेश ने राज्य के लोगों के दिलों में बदलाव लाया। अकबर ने बीरबल की कड़ी मेहनत और समझदारी की सराहना की। बीरबल, तुमने सच में हमारी समस्या का बहुत अच्छा समाधान निकाला। तुम्हारी सूझबूझ और नेतृत्व से राज्य में एक नई जागरूकता आई है। हम सबको अब यह समझ आ गया है कि एकता में ही शक्ति है। राज्य में यह बदलाव धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन की तरह फैल गया। लोग अपने अपने स्वार्थों को छोड़कर राज्य की भलाई के लिए एकजुट हो गए। अकबर और बीरबल की जोड़ी और भी मजबूत हो गई और राज्य में समृद्धि और शांति का दौर शुरू हुआ। राज्यवासियों ने समझा कि जीवन में कभी भी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि हर किसी को अपने भीतर झांक कर देखना होता है। बीरबल की यही सिखावन उनके जीवन का हिस्सा बन गई
और अकबर का शासन और भी प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बन गया। अगली कहानी, किसी के आंसुओं का मूल्य। अकबर और बीरबल की जोड़ी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। हर एक घटना में बीरबल की सूझबूझ और अकबर की बुद्धिमानी ने राज्य में नई राहें प्रशस्त की थीं। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी जिसने अकबर को एक अनमोल पाठ सिखाया। राज्य में एक गरीब महिला आई जो अपनी आंखों में आंसू लेकर दरबार में खड़ी थी। उसकी तकलीफ की वजह से अकबर को एक बारगी चिंता हुई। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह महिला यहाँ क्यों आई है? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? बीरबल ने महिला की ओर देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, लगता है कि इस महिला को कुछ गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अकबर ने आदेश दिया, महिला को दरबार में लाओ। हम जानना चाहते हैं कि उसकी समस्या क्या है। महिला आगे बढ़ी और घबराई हुई आवाज में बोली, महाराज, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख को शांत करने के लिए दिन रात काम करती हूँ, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरते। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, महाराज, मुझे किसी से मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि इन आंसुओं का क्या मूल्य है। यह सुनकर अकबर हैरान हो गए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह महिला शायद किसी गहरी आंतरिक पीड़ा से गुजर रही है। हमें इस बात का मूल्य समझना होगा। अकबर ने महिला से पूछा, तुम यह जानना चाहती हो कि आंसुओं का क्या मूल्य है, लेकिन इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? यह तो भावना की बात है, इसे किसी संख्या में नहीं गिना जा सकता। महिला बोली, महाराज, मेरी पीड़ा और संघर्ष के बाद भी मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए ताकि मेरी तकलीफों का कोई मूल्य हो। मेरे आंसू अनमोल हैं, लेकिन क्या कोई उन्हें समझने वाला है? अकबर की आंखों में संवेदना की झलक थी, लेकिन वह भी सोच में पड़ गए। फिर बीरबल ने अपनी शांति के साथ कहा, महाराज, हम सबको यह समझना होगा कि आंसू सिर्फ कमजोरी का प्रतीक नहीं होते। कभी कभी ये हमारी संघर्ष, हमारी उम्मीद और हमारी आत्मा की आवाज होते हैं। इन्हें सच्ची समझ और सम्मान की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और महिला से कहा, तुम सही कह रही हो। आंसुओं का मूल्य असल में उस संघर्ष में है जिसे तुम जी रही हो। हर आंसू एक कहानी है, एक संघर्ष है, और जो इन आंसुओं को समझेगा वह असली मूल्य समझ पाएगा। बीरबल ने महिला से कहा, महाराज का संदेश तुम्हारे आंसुओं को कभी कम नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत और संघर्ष ही तुम्हारी असली कीमत है। इस समाज को अगर कोई कुछ सिखा सकता है तो वह तुम हो। महिला ने धन्यवाद दिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए दरबार से बाहर निकल गई। अकबर और बीरबल चुपचाप बैठ गए और अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि आंसुओं का कोई मूल्य हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, हर व्यक्ति के आंसू एक मूल्य रखते हैं। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनके अंदर छुपे हुए संघर्ष को देख सकते हैं। आंसू केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का गहरा अर्थ रखते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी हमें अपने आंसुओं को एक मूल्य के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन के संघर्ष और संघर्ष के बाद की जीत की राह दिखाते हैं। यह घटना अकबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसे यह समझ में आया कि जीवन के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन केवल बाहरी रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके भीतर छुपे हुए तत्वों को भी समझना जरूरी होता है।
अकबर ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में लोगों के दर्द और संघर्ष को समझने के लिए और अधिक संवेदनशील बनेंगे। इसके बाद महिला के जाने के बाद अकबर और बीरबल दोनों एक शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे थे। अकबर की सोच गहरे में चली गई थी। वह बार बार उस महिला के आंसुओं और उसके संघर्ष के बारे में सोचते थे। बीरबल ने देखा कि अकबर कुछ चिंतित हैं और वह चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि हम राज्य में हर व्यक्ति के संघर्ष को समझ पाते हैं? क्या हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो सच्चे में दुखों से जूझ रहे हैं? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, किसी भी समाज का असली रूप उसके कमजोर वर्गों में छिपा होता है। हम दरबार में बैठे लोग शायद बहुत कुछ देख पा रहे होते हैं, लेकिन असल दुनिया तो बाहर रहती है। जिनके पास पैसा, शक्ति या संसाधन नहीं होते, वे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। उनके आंसू, उनका दर्द हमसे छिपा रहता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। अकबर की आंखों में गहरी सोच थी। वह जानते थे कि बीरबल हमेशा सही रास्ते की ओर इशारा करते हैं। अकबर ने एक विचार किया और कहा, बीरबल, हमें राज्य में हर नागरिक की स्थिति को समझने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हमें अपने दरबारियों से एक कदम और बढ़कर काम करना होगा। हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो खुद को असहाय महसूस करते हैं, जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने बहुत सही सोचा है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में हमेशा गरीब और दुखी लोगों के लिए सहानुभूति रहती है। इस बार हम कुछ और करेंगे जो आपके राज्य को और अधिक सशक्त बनाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कुछ सोचा है, बीरबल? बीरबल ने अपने ज्ञानी मन से एक योजना बनाई और कहा, महाराज, हम एक नई पहल शुरू करेंगे। हम हर क्षेत्र में एक समस्याओं का समाधान अभियान चलाएंगे, जहां लोग अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त कर सकेंगे। उन्हें यह महसूस होगा कि कोई है जो उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए खड़ा है। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को यह योजना लागू करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाए। इसके बाद बीरबल ने एक महान अभियान शुरू किया। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भेजा कि लोग अपनी समस्याओं को बिना डर और संकोच के व्यक्त करें। इसके लिए विशेष कक्ष बनाए गए, जहां हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता था। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि इन कक्षों में आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और सच्ची मदद मिले। धीरे धीरे राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कुछ लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, कुछ लोग सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे थे और कुछ लोग पारिवारिक संघर्षों से परेशान थे। सभी को सुना गया और हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। कुछ महीनों बाद अकबर ने एक बैठक बुलाई। वह देखना चाहते थे कि बीरबल का अभियान कितना सफल रहा है। बीरबल ने अकबर को बताया कि अब राज्य में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका था। लोग अब अकेला महसूस नहीं करते थे। उनके पास एक आवाज थी और उन्हें पता था कि राज्य उनकी मदद के लिए तैयार है। अकबर ने यह देखकर बहुत संतुष्टि महसूस की। वह बीरबल से कहने लगे, बीरबल, तुम्हारे इस प्रयास से मुझे यह एहसास हुआ कि आंसुओं का मूल्य केवल दर्द में नहीं, बल्कि उन आंसुओं के पीछे छिपे संघर्ष में होता है। हम उन संघर्षों को पहचान कर ही किसी की असल मदद कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो सच है। कभी कभी हमें अपनी स्थिति से बाहर आकर दूसरों के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। जब हम दूसरों के दुखों और संघर्षों को समझते हैं, तभी हम उनके लिए सही मदद कर सकते हैं।
अकबर ने गहरी सोच के बाद कहा, अब मुझे समझ में आता है कि आंसू सिर्फ दुख नहीं बल्कि संघर्ष और उम्मीद भी होते हैं। जब लोग आंसू बहाते हैं तो वे हमें अपने भीतर की शक्ति का संकेत दे रहे होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अपनी राह में आगे बढ़ सकें। यह घटना अकबर के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने यह समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति की तकलीफ केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की गहरी संवेदनाओं से जुड़ी होती है। जब तक हम किसी के संघर्ष को समझते नहीं तब तक हम उन्हें सही तरीके से मदद नहीं कर सकते। अकबर और बीरबल की इस पहल ने राज्य में एक नई चेतना का संचार किया। लोग अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और उम्मीद से जीने लगे थे। वे समझ गए थे कि उनके आंसुओं का मूल्य केवल वे ही नहीं बल्कि समाज और राज्य भी समझता है। अब कोई भी अपना दर्द अकेले नहीं झेलता था और यह समाज में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। अगली कहानी, बीरबल की अद्भुत चाल। अकबर के दरबार में रोज कुछ न कुछ अनोखा होता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब दरबार की कार्यवाही शुरू हुई तो एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। उसने महाराज अकबर को प्रणाम किया और घबराते हुए बोला, महाराज, मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि इसे सुलझाने में केवल बीरबल ही मेरी मदद कर सकते हैं। अकबर ने गंभीरता से व्यापारी की बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, बीरबल तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। पहले बताओ कि हुआ क्या है। व्यापारी ने बताया, महाराज, मैं एक बहुमूल्य हीरे का सौदागर हूँ। मेरे पास एक नायाब हीरा था जो मेरे परिवार की संपत्ति था, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। मैंने उसे अपने कमरे में एक तिजोरी में रखा था। जब मैं सुबह उठा तो तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और हीरा गायब था। मैंने अपने घर के सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सच नहीं बता रहा। मुझे लगता है कि उनमें से ही किसी ने हीरा चुराया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब यह काम तुम्हारे हाथों में है। तुम इस मामले को सुलझाओ और यह सुनिश्चित करो कि व्यापारी का हीरा वापस मिल जाए। बीरबल ने व्यापारी को शांत किया और कहा, आप चिंता न करें, मैं यह मामला सुलझा दूंगा, लेकिन मुझे आपके घर पर जाकर पूरी स्थिति का निरीक्षण करना होगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे और सभी नौकरों को एकत्र किया। उन्होंने हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया और तिजोरी को भी देखा। उसके बाद उन्होंने सभी नौकरों से कहा, मुझे यकीन है कि तुम में से ही किसी ने यह हीरा चुराया है, लेकिन मैं सच्चाई जल्दी ही उजागर कर दूंगा। इसके बाद बीरबल ने एक चाल सोची। उन्होंने एक साधारण डंडे को दिखाते हुए कहा, यह कोई साधारण डंडा नहीं है, यह जादुई डंडा है। जो भी चोर होगा, इसका डंडा रात भर में 1 इंच लंबा हो जाएगा। अब तुम सब इन डंडों को अपने साथ ले जाओ और कल सुबह मेरे पास वापस आओ। नौकरों ने घबराहट में डंडे लिए और अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन असली खेल तो रात में शुरू हुआ। बीरबल की चाल का नतीजा। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने हर डंडे की लंबाई जांची। उन्होंने देखा कि एक नौकर का डंडा 1 इंच छोटा था। बीरबल ने तुरंत ही उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। नौकर हक्का बक्का रह गया और रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने सोचा कि जादुई डंडा सच में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे रात में काट दिया। बीरबल की यह चाल सुनकर अकबर और दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। व्यापारी का हीरा वापस मिल गया और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सबको चकित कर दिया। बीरबल का दूसरा प्रयोग। नौकर के पकड़े जाने और हीरा बरामद होने के बाद व्यापारी ने राहत की सांस ली।
लेकिन यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। अकबर ने नौकर से पूछा, तुमने यह चोरी क्यों की? तुम्हारे पास ऐसा करने का क्या कारण था? नौकर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे जुए और शराब की आदत है। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मैंने यह गलत कदम उठाया। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले को गहराई से देखो। हो सकता है कि इस नौकर के पीछे और कोई बड़ा मास्टरमाइंड हो। क्या ऐसा संभव है कि इस चोरी का असली सूत्रधार कोई और हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, आपका शक सही हो सकता है। मैं मामले की तह तक जाऊंगा। व्यापारी के दुश्मन का पता। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपका किसी से कोई दुश्मनी है? क्या हाल ही में किसी ने आपको धमकी दी थी? व्यापारी ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ महाराज। एक दूसरा हीरा व्यापारी, जिसका नाम रघुनंदन है, मुझसे जलता है। उसने कई बार मेरी संपत्ति और सफलता को लेकर ताने दिए हैं। मुझे शक है कि यह चोरी उसकी योजना हो सकती है। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर रघुनंदन के घर पर जासूस भेजे। रघुनंदन की चालाकी का पर्दाफाश। जासूसों ने रघुनंदन के घर पर नजर रखी और पाया कि वह चोरी के नौकर से चोरी के हीरे का सौदा करने की तैयारी कर रहा था। जासूसों ने इस बात की खबर बीरबल को दी। बीरबल ने एक और चाल सोची। उन्होंने रघुनंदन को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब रघुनंदन दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनंदन जी, हमारे पास एक बहुत ही खास हीरा है जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? बीरबल ने वही चोरी का हीरा रघुनंदन के सामने पेश किया। रघुनंदन ने लालच में आकर कहा, यह हीरा तो मेरे पास होना चाहिए। इसे मुझे बेच दीजिए। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। यह सुनते ही बीरबल ने कहा, तो तुम मानते हो कि यह हीरा तुम्हारे पास होना चाहिए? फिर यह व्यापारी के पास कैसे आया? क्या तुम यह बता सकते हो? रघुनंदन घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ही उस नौकर को उकसाया था कि वह हीरा चुरा ले। मेरी योजना थी कि मैं इसे खरीदकर व्यापारी को नीचा दिखा सकूं। न्याय और सजा। अकबर ने रघुनंदन को उसकी साजिश के लिए कठोर सजा दी। नौकर को भी उसकी गलती के लिए दंडित किया गया, लेकिन उसकी सजा थोड़ी कम कर दी गई क्योंकि उसने सच्चाई स्वीकार कर ली थी। बीरबल ने इस पूरे मामले को इतनी चतुराई से सुलझाया कि दरबार में सभी ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। व्यापारी ने खुशी खुशी अपना हीरा वापस लिया और अकबर तथा बीरबल को धन्यवाद दिया। कहानी का प्रभाव। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई को लेकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी चालों से न केवल हमें न्याय मिलता है, बल्कि हमें सच्चाई का महत्व भी समझ में आता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी हर चाल केवल न्याय और सच्चाई के लिए होती है। अगर लोग यह समझ जाएं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है, तो इस दुनिया में किसी को चाल चलने की जरूरत ही न पड़े। इस तरह बीरबल की अद्भुत चाल की कहानी समाप्त होती है। यह केवल बीरबल की चतुराई का प्रमाण ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख भी देती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को कोई हरा नहीं सकता। बीरबल की चालाकी का अगला अध्याय। जब दरबार में रघुनंदन और नौकर को सजा सुनाई गई तो व्यापारी ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन बीरबल को महसूस हुआ कि यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बीरबल को संदेह था कि रघुनंदन के साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो व्यापारी की संपत्ति और व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं।
बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मुझे इस मामले की गहराई में जाने की अनुमति दीजिए। यह संभव है कि व्यापारिक जगत में कुछ और लोग रघुनंदन के साथ मिलकर व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हों। अकबर ने तुरंत अनुमति देते हुए कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी से सच का पता लगाओ। हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस मामले का अंत तक समाधान करोगे। गुप्त सभा की खोज। बीरबल ने दरबार के गुप्तचर विभाग को सक्रिय किया। उन्होंने व्यापारी के व्यापार से जुड़े सभी प्रमुख लोगों पर नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने कई दिनों तक इन लोगों की गतिविधियों का अध्ययन किया और पाया कि रघुनंदन के अलावा 2 अन्य व्यापारी, जिनका नाम श्यामलाल और मनोहर था, भी षड्यंत्र में शामिल थे। श्यामलाल और मनोहर अक्सर रघुनंदन से मिलते थे और व्यापारी के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाते थे। उनकी योजना थी कि व्यापारी के कुछ खास ग्राहकों को लालच देकर अपनी ओर खींचा जाए और उसके व्यापार को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। बीरबल की गहरी योजना। बीरबल ने इन दोनों व्यापारियों को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने व्यापारी से कहा, आपकी मदद से हमें एक जाल बिछाना होगा। आप अपनी ओर से एक विशेष व्यापारिक सौदा घोषित करें और इस सौदे में श्यामलाल और मनोहर को भी आमंत्रित करें। मैं देखता हूं कि वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। व्यापारी ने बीरबल की योजना के अनुसार एक भव्य व्यापारिक सभा आयोजित की। सभा में सभी बड़े व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। श्यामलाल और मनोहर भी वहां आए। सभा के दौरान व्यापारी ने घोषणा की कि वह अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है और उसके लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है। यह सुनते ही श्यामलाल और मनोहर के बीच चर्चा होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर वे व्यापारी का विश्वास जीत लें तो उसकी संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। जाल में फंसना। श्यामलाल और मनोहर ने सभा में प्रस्ताव रखा कि वे व्यापारी के व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से व्यापारी को अपनी योजनाएं बताईं। व्यापारी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति जताई और कहा, मैं आप दोनों से मिलकर खुशी महसूस कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम कोई निर्णय लें, मैं बीरबल जी से सलाह लेना चाहूंगा। बीरबल, जो पहले से सभा में मौजूद थे, मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, यह सुनकर अच्छा लगा कि आप दोनों व्यापारी का व्यापार बढ़ाने में रुचि रखते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप केवल व्यापारिक हित में ही यह कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? श्यामलाल और मनोहर ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल। हम तो केवल व्यापारी के विकास में मदद करना चाहते हैं। बीरबल ने तुरंत एक दस्तावेज पेश किया और कहा, यहाँ पर आपके पिछले सभी लेन देन और रघुनंदन के साथ हुई गुप्त बैठकों की जानकारी है। क्या आप इसे समझाना चाहेंगे? श्यामलाल और मनोहर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने झूठ को छुपाने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेज इतने पुख्ता थे कि वे बच नहीं सके। अंतिम न्याय। बीरबल ने अकबर को पूरी जानकारी दी। अकबर ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और उनके अपराध स्वीकार करवाए। उन्होंने घोषणा की, जो लोग दूसरों की संपत्ति और व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। श्यामलाल और मनोहर के साथ रघुनंदन को भी व्यापार जगत से निष्कासित किया जाता है। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बुद्धिमानी और दूरदृष्टि ने मुझे न केवल मेरा व्यापार बचाने में मदद की, बल्कि मेरे दुश्मनों को भी उजागर कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी जी, यह केवल सत्य और न्याय की जीत है। इस घटना के बाद व्यापारिक जगत में यह संदेश फैल गया कि अकबर के दरबार में झूठ और छल के लिए कोई स्थान नहीं है। बीरबल की चालाकी और उनकी न्यायप्रियता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है।
व्यापारी के व्यापार का विस्तार। जब श्यामलाल, मनोहर और रघुनंदन को उनके अपराध के लिए सजा दी गई तो व्यापार जगत में सच्चाई और ईमानदारी का संदेश फैल गया। व्यापारी को न केवल अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिला बल्कि उसके व्यापार में भी उन्नति होने लगी। व्यापारी ने अकबर और बीरबल से निवेदन किया, जहां पनाह और बीरबल जी, आपकी कृपा से मेरा व्यापार फिर से फल फूल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस दरबार की मदद से व्यापारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कोई भी भविष्य में छलकपट न कर सके। बीरबल ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि हम व्यापारियों के लिए एक संगठन बनाएं जहां उनके विवाद हल किए जा सकें और ईमानदारी को प्रोत्साहन मिले तो यह न केवल व्यापारिक क्षेत्र में सुधार करेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और तुरंत एक संगठन स्थापित करने का आदेश दिया। इस संगठन का नाम रखा गया दरबार व्यापार संघ। दरबार व्यापार संघ की स्थापना। दरबार व्यापार संघ में व्यापारियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गईं। 1. विवाद समाधान केंद्र, व्यापारियों के बीच विवादों को हल करने के लिए। 2. ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहन, जो व्यापारी ईमानदारी और मेहनत से काम करें उन्हें पुरस्कार दिए जाएं। 3. धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी छलकपट करता पाया गया उसे संघ से बाहर कर दिया जाए। इस संगठन के प्रमुख बीरबल को बनाया गया। व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया और अकबर और बीरबल की तारीफ की। व्यापारी का बड़ा दान। व्यापारी, जो पहले से ही अपनी सफलता के लिए आभारी था, ने घोषणा की, मैं इस संघ की स्थापना में आर्थिक योगदान देना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे व्यापार जगत में सुधार आए। व्यापारी ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा संघ को दान कर दिया। इस धन का उपयोग व्यापारिक क्षेत्र के विकास और जरूरतमंद व्यापारियों की सहायता के लिए किया गया। बीरबल की अगली परीक्षा। संघ की स्थापना के कुछ ही महीनों बाद एक और व्यापारी, जिसका नाम गोविंददास था, दरबार में आया। उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरा एक साथी व्यापारी मुझसे धोखाधड़ी कर रहा है। उसने मुझसे उधार लिया और अब वापस देने से इनकार कर रहा है। बीरबल ने गोविंददास और उसके साथी व्यापारी दोनों को दरबार में बुलाया। साथी व्यापारी ने उधार लेने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा, मैंने यह धन व्यापार में नुकसान के कारण खो दिया। अब मेरे पास उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर तुम अपना उधार नहीं चुका सकते तो तुम्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा गोविंददास को सौंपना होगा। यह सुनते ही साथी व्यापारी ने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं धन वापस करने का प्रयास करूंगा। बीरबल ने उसे एक निश्चित समय दिया और कहा, अगर तुम ईमानदारी से प्रयास करोगे तो दरबार तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। ईमानदारी की जीत। साथी व्यापारी ने अपनी गलती महसूस की और बीरबल की चेतावनी के बाद ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने समय पर अपना उधार चुकाया और गोविंददास से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने हमारे राज्य को न केवल सुरक्षित बनाया बल्कि व्यापारिक क्षेत्र को भी सुदृढ़ किया है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी प्रजा के कल्याण के लिए है। जब लोग न्याय और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो राज्य का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। अंत में नई शुरुआत। दरबार व्यापार संघ के कारण व्यापारिक क्षेत्र में नई ऊर्जा आ गई। व्यापारी अब बिना किसी डर के अपने काम कर सकते थे। बीरबल की चालों और न्यायप्रियता ने न केवल व्यापारियों का विश्वास जीता बल्कि अकबर के साम्राज्य को भी मजबूत किया।
इस प्रकार बीरबल की अद्भुत चाल की कहानी न केवल एक समस्या का समाधान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ईमानदारी, न्याय और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का 10,000 सोने के सिक्कों का रहस्य। अकबर के दरबार में एक सुबह विशेष हलचल थी। एक प्रमुख व्यापारी ने दावा किया था कि उसका कीमती खजाना, जिसमें 10,000 सोने के सिक्के थे, चोरी हो गया है। व्यापारी का नाम बंसीलाल था और वह राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मेरे खजाने से 10,000 सोने के सिक्के लापता हो गए हैं। मैंने अपने सेवकों और पहरेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुझे आपसे न्याय की उम्मीद है। अकबर ने बंसीलाल को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सिक्के जल्द ही मिल जाएंगे। इस मामले की जांच बीरबल करेगा। बीरबल की जांच का आरंभ। बीरबल ने सबसे पहले बंसीलाल के घर और खजाने की स्थिति का निरीक्षण किया। खजाने का कमरा बंद था, लेकिन ताले में किसी प्रकार की छेड़छाड़ के निशान नहीं थे। बीरबल को समझ में आ गया कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर का व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने बंसीलाल के सभी सेवकों को बुलाया और कहा, यह चोरी बहुत चालाकी से की गई है, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। मैं एक तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। योजना का खुलासा। बीरबल ने सभी सेवकों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर जाओ और सुबह दरबार में लौट आओ। सभी सेवक घबराए हुए अपने अपने कमरों में चले गए। असली चोर पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। वह सोचता रहा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि सुबह तक वह बढ़ने पर भी सामान्य दिखे। सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी सेवक दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की छड़ियां इकट्ठा की और उन्हें ध्यान से देखा। अचानक वह मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने एक छड़ी दिखाते हुए कहा, इस व्यक्ति ने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया है, क्योंकि उसे डर था कि जादुई छड़ी उसकी चोरी को उजागर कर देगी। वह सेवक घबरा गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने रात के अंधेरे में खजाने से सिक्के चुराए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सिखाता है कि ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। अकबर ने चोर को सजा दी और बंसीलाल को उसके 10,000 सोने के सिक्के वापस दिलाए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा हमें प्रेरणा देती है। इस घटना ने पूरे राज्य में ईमानदारी का संदेश फैलाया। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते। भाग 2। चोर के पकड़े जाने के बाद बंसीलाल को उसके 10,000 सोने के सिक्के तो वापस मिल गए, लेकिन यह घटना दरबार में एक बड़ा मुद्दा बन गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो समझ में आ गया कि चोर कौन था, लेकिन मुझे अब यह जानने की इच्छा है कि उसने चोरी क्यों की। क्या तुम पता लगा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर अपराध के पीछे एक कारण होता है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। हो सकता है यह मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। साजिश का अंदेशा। बीरबल ने चोरी करने वाले सेवक से गहराई से पूछताछ शुरू की। वह सेवक बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया, जहां पनाह, मुझे मजबूरी में यह काम करना पड़ा। मेरे परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज था
और मैं उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। मेरे मालिक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह मेरी जमीन छीन लेगा। इसलिए मैंने यह कदम उठाया। बीरबल ने सोचा, यह केवल मजबूरी नहीं बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। कोई और व्यक्ति इसके पीछे जरूर होगा। व्यापारियों की गुप्त बैठक। बीरबल ने चुपके से बंसीलाल के व्यापारिक समूह की जांच शुरू की। उसे पता चला कि बंसीलाल के कुछ साझेदार उससे नाराज थे। वे चाहते थे कि बंसीलाल का व्यापार गिर जाए ताकि वे उसका बाजार कब्जा कर सकें। एक रात बीरबल ने डिस्गाइज वेश बदलकर उन व्यापारियों की गुप्त बैठक में भाग लिया। वहां उसने सुना कि बंसीलाल के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। उन्होंने जानबूझकर बंसीलाल के सेवक को मजबूर किया कि वह चोरी करे। इसके पीछे उनका इरादा बंसीलाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। साजिश का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में साजिशकर्ताओं को बुलाया। उसने कहा, जहां पनाह, यह मामला केवल चोरी का नहीं है। इसके पीछे गहरी साजिश है। बंसीलाल के विरोधियों ने उसके खिलाफ यह योजना बनाई थी। इन लोगों ने जानबूझकर उसके सेवक को फंसाया और चोरी करवाने की कोशिश की। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो राज्य के नियमों और हमारी न्याय प्रणाली का अपमान है। इन व्यापारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय और नया आदेश। अकबर ने साजिशकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि जुर्माने की राशि बंसीलाल और उसके सेवक की मदद के लिए दी जाए। बंसीलाल ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम दूसरों की मजबूरियों को समझें और उन्हें उनका अधिकार दिलाएं। भाग 3। राज्य में बंसीलाल की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन दरबार में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। अकबर को खबर मिली कि बंसीलाल के व्यापार का विरोध करने वाले कुछ व्यापारियों ने नया षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी। उनका इरादा था कि वे बंसीलाल के खजाने को और अधिक नुकसान पहुंचाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार हमें पूरी सतर्कता से काम करना होगा। ये व्यापारी फिर से कोई नई चाल चल सकते हैं। हमें इनके इरादों को जल्द ही पकड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। मैं इस बार और भी सूझबूझ से काम करूंगा। बीरबल का नई योजना पर काम। बीरबल ने इस बार एक और योजना बनाई। उसने पहले बंसीलाल से बात की और उसे बताया कि कुछ व्यापारी उसके खिलाफ एक और साजिश रच रहे हैं। बीरबल ने बंसीलाल से कहा, आपको अभी कुछ समय के लिए अपने व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। मैं इन व्यापारियों के खिलाफ कदम उठाऊंगा। बीरबल ने एक गुप्त जासूस की मदद से उन व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखी। जासूस ने बीरबल को सूचित किया कि कुछ व्यापारी बंसीलाल के खजाने की योजना को नष्ट करने के लिए एक नई योजना बना रहे थे। उनका इरादा था कि बंसीलाल को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जाए। गुप्त बैठक और बीरबल की चतुराई। बीरबल ने इन व्यापारियों की गुप्त बैठक का पता लगाया और उसमें भाग लिया। वहां उसने सुना कि वे सभी मिलकर एक नई चाल चलने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया था कि वे बंसीलाल के खजाने में किसी तरह से सेंधमारी करेंगे और उसकी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। बीरबल ने यह सारी जानकारी जल्दी से अकबर को दी और कहा, जहां पनाह, इन व्यापारियों ने एक बार फिर से बंसीलाल के खिलाफ साजिश की है। इस बार वे उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर उसे परेशान करना चाहते हैं। हमें इनकी चाल को तुरंत विफल करना होगा। अकबर का आदेश और साजिश का खात्मा।
अकबर ने अपनी सेना और दरबारियों को तलब किया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना और सूझबूझ से ही यह साजिश पूरी तरह से विफल हो सकती है। तुम इन व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाओ। बीरबल ने व्यापारी वर्ग के नेताओं को एक साथ बुलाया और उन्हें चेतावनी दी। उसने कहा, यदि आप लोग अब भी अपने चालाक इरादों से बाज नहीं आए तो परिणाम गंभीर होंगे। हम आपको सजा देंगे और आपके व्यापार की पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। इस चेतावनी के बाद व्यापारी डर गए। उन्होंने अपनी साजिश को छोड़ दिया और बंसीलाल के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। न्याय और ईमानदारी की पुनः विजय। बीरबल की सूझबूझ और अकबर के न्यायपूर्ण फैसलों ने राज्य में शांति और ईमानदारी का माहौल बना दिया। बंसीलाल का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया और अब वह पहले से भी ज्यादा समृद्ध था। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, आपने मुझे न केवल मेरे खोए हुए सिक्के वापस दिलवाए बल्कि आपके न्याय से मुझे एक नई राह दिखाई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। और बीरबल, तुम हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर हम गर्व करते हैं। राज्य में व्यापारी अब और अधिक ईमानदारी से काम करने लगे। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायपूर्ण शासन एक आदर्श बन गए थे। भाग 4। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायपूर्ण निर्णय के बाद बंसीलाल का व्यापार फिर से संजीवित हो गया। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक दिन एक और अप्रत्याशित घटना ने दरबार में हलचल मचा दी। बंसीलाल को किसी अज्ञात व्यक्ति से एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें कहा गया था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्यापार और खजाना सुरक्षित रहे तो हमें तुम्हारे सारे सोने के सिक्के दे दो, नहीं तो तुम्हारी सारी संपत्ति तबाह हो जाएगी। यह पत्र बंसीलाल के लिए एक नई मुसीबत बन गया। उसने तुरंत अकबर और बीरबल से मदद की अपील की। नए खतरे का सामना। अकबर और बीरबल ने यह खत पढ़ा और स्थिति की गंभीरता को समझा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति बंसीलाल के व्यापार और खजाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें गहरे में जाकर यह पता लगाना होगा कि यह धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है और उसकी असल मंशा क्या है। बीरबल की जासूसी। बीरबल ने अपनी जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शहर भर में इस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाना शुरू किया। उसने बंसीलाल के आसपास के इलाके में गुप्त रूप से छानबीन की। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि यह धमकी देने वाला व्यक्ति दरअसल बंसीलाल के पुराने सहयोगी थे, जो अब व्यापार में भारी नुकसान उठा चुके थे और बदला लेने की सोच रहे थे। बीरबल ने अकबर को यह जानकारी दी और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बंसीलाल का पुराना सहयोगी था जो अब उससे बदला लेना चाहता है। उसने यह धमकी दी है कि यदि बंसीलाल अपने खजाने का हिस्सा नहीं देगा तो उसकी संपत्ति पर हमला करेगा। सामना और चालाकी की सजा। अकबर ने फैसला लिया कि इस व्यक्ति का सामना करना होगा। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यक्ति को पकड़ो और सच्चाई का पता लगाओ, फिर इसके खिलाफ सख्त कदम उठाओ। बीरबल ने गुप्त रूप से उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। वह व्यक्ति डरते डरते अकबर के सामने आया। अकबर ने कहा, तुमने बंसीलाल को धमकी दी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा यह कृत्य राज्य के खिलाफ है? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैंने गलत किया। मैं सिर्फ अपने नुकसान का बदला लेना चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमारी गलतियां हमारे लिए बहुत महंगी साबित होती हैं, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक मौका है।
अगर तुम अपना गुनाह स्वीकार करते हो और माफी मांगते हो तो हम तुम्हें सुधारने का एक अवसर देंगे। व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मुझे खेद है। न्याय और सुधार। अकबर ने उस व्यक्ति को एक मौका दिया, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दिया। उसे बताया गया कि वह बंसीलाल से माफी मांगे और भविष्य में ईमानदारी से व्यापार करे। बीरबल ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन होते हैं। यह हमें समय समय पर अपने आचरण और फैसलों का मूल्यांकन करने की जरूरत सिखाते हैं। राज्य में फिर से शांति का माहौल बन गया। बंसीलाल ने अपनी संपत्ति और व्यापार को बिना किसी डर के संभाला। वह अकबर और बीरबल का आभारी था और जानता था कि न्याय और समझदारी के बिना वह कभी भी इस मुसीबत से नहीं बाहर निकल पाता। राज्य में खुशहाली और बीरबल की शान। इसके बाद बंसीलाल ने अपने व्यापार को और बढ़ाया और अकबर के साथ साथ बीरबल का भी शुक्रिया अदा किया। राज्य में व्यापार और समृद्धि का दौर शुरू हो गया। बीरबल की सूझबूझ और अकबर के न्यायपूर्ण फैसलों के कारण राज्य में हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिल रहे थे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी से ही हमारे राज्य में न्याय और शांति बनी रहती है। तुम्हारी वजह से राज्य ने एक और बड़ा संकट हल किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब तक आप जैसे न्यायप्रिय शासक हैं, राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भाग 5। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था, लेकिन अकबर और बीरबल को पता था कि ऐसे संकट कभी भी सिर उठा सकते हैं। बंसीलाल की समस्या का हल हो चुका था, लेकिन अब एक और नई चुनौती सामने आ रही थी। दरबार में एक और अजनबी व्यक्ति ने प्रवेश किया, जो अपने साथ एक रहस्यमय संदेश लेकर आया था। यह व्यक्ति एक व्यापारी था, लेकिन उसकी शक्ल और पहनावा कुछ अलग ही था। वह अपनी आंखों में एक तरह का गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। अकबर ने उसे दरबार में तलब किया। रहस्यमय व्यापारी का आगमन। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक दूर देश से आया हूं। मेरे पास आपके राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो आपके और आपके राज्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। अकबर ने उस व्यापारी को ध्यान से सुना और कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ऐसी क्या सूचना है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़े खजाने का पता जानता हूं। यह खजाना आपके राज्य से कहीं दूर स्थित है, लेकिन मुझे डर है कि यदि इसे जल्दी नहीं ढूंढा गया तो कोई और इसे हासिल कर सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और इशारे से उसे अपनी राय जानने को कहा। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस व्यापारी की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उसकी बात सच है तो यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो हमें सतर्क रहना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम इस व्यापारी की बात को ध्यान से सुनेंगे, लेकिन एक साथ इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। खजाने की खोज। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो जानकारी है वह हमें जल्दी से जल्दी उपलब्ध करानी चाहिए। तुम हमें उस खजाने तक पहुंचने का तरीका बताओ। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, वह खजाना एक पुरानी महल के नीचे दबा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले उस महल के आसपास के इलाके को साफ करना होगा। फिर एक विशेष चाबी के माध्यम से उस खजाने का रास्ता खोला जा सकता है। बीरबल ने व्यापारी की बात को ध्यान से सुना और उसे शक की निगाह से देखा। फिर उसने कहा, यह सब कुछ बहुत ही असामान्य लगता है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि यह खजाना वास्तव में वहां मौजूद है? व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह खजाना सचमुच वहाँ है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें इसे एक मौका देना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। व्यापारी की बातों को पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इसकी सच्चाई की जांच करनी होगी। दुर्ग की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल ने एक समूह तैयार किया और व्यापारी के साथ उस पुरानी महल की ओर यात्रा शुरू की। यह महल राज्य से दूर एक जंगल में स्थित था और रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस यात्रा में पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। इस इलाके में हमेशा धोखेबाजों का आना जाना रहता है। अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और किसी भी अनहोनी से बचना होगा। यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल ने एक रणनीति बनाई जिसमें वे केवल उस व्यापारी पर विश्वास करने के बजाय पूरी घटनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। महल में प्रवेश और रहस्य का पर्दाफाश। कुछ दिनों बाद वे उस महल तक पहुंचे जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। महल के भीतर एक पुराना तहखाना था जहां व्यापारी का कहना था कि खजाना दबा हुआ था। व्यापारी ने एक चाबी दिखाई और कहा, यह चाबी खजाने के रास्ते को खोल सकती है। बीरबल ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें यह चाबी और रास्ता दोनों ही संदिग्ध लग रहे हैं। हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वास्तव में सही रास्ता है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उन्होंने पहले महल के सभी तहखानों की पूरी जांच की। कुछ समय बाद वे एक ऐसे तहखाने में पहुंचे जिसमें एक पुराने खजाने के बक्से दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्से खोले, उन्हें कुछ और ही दिखा। खजाने के बक्से में सोने के सिक्कों के बजाय पुरानी और मूल्यहीन वस्तुएं थीं। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने हमें धोखा दिया है। यह खजाना तो एक भ्रम था जो उसने हमें डराने के लिए रचा था। व्यापारी को घेरते हुए बीरबल ने कहा, अब तुम खुलकर बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या था? व्यापारी घबराते हुए बोला, मैंने यह सब बंसीलाल की संपत्ति को धोखा देने के लिए किया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं आपको इस झूठे खजाने की ओर ले आता तो आप मुझे बहुत सा धन दे सकते थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी चालाकी के कारण न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी नुकसान हो सकता था। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। न्याय का लागू होना। अकबर और बीरबल ने उस व्यापारी को सजा दी और उसे राज्य से बाहर भेज दिया। व्यापारी को यह समझ आ गया था कि धोखाधड़ी से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से ही इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो पाया। अगर तुम साथ नहीं होते तो हम इस ठगी का शिकार हो जाते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। हम हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे।